इस यूनिट में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन एक वो प्रोसेस है जिसमें कुछ सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं और एक नया सब्सटेंसेस बनाकर दे देते हैं। तो जो सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं नए सब्सटेंस को प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं उन्हें हम प्रोडक्ट कहते हैं। दूसरी चीज़ हमें याद रखनी है कि जो ये प्रोडक्ट्स बने इनकी प्रॉपर्टीज़ जो रिएक्टेंट्स हैं इनसे बिल्कुल अलग होती हैं। ये बिल्कुल नई प्रॉपर्टीज़ के सब्सटेंसेस बनके तैयार हो जाते हैं केमिकल रिएक्शन में। और एक केमिकल रिएक्शन में कभी भी एक एलिमेंट का एटम दूसरी एलिमेंट के एटम में चेंज नहीं होता, सिर्फ एटम्स का एक रीअरेंजमेंट देखने के लिए मिलता है। जैसे कि एक हम एग्जांपल लेते हैं, हम एक मैग्नीशियम रिबन को, जो मैग्नीशियम जो एक एलिमेंट है उससे बना हुआ एक रिबन है, उसे हम जलाते हैं, उसे बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक पाउडर बन के गिरने लगता है, जिसे हम एक वॉच ग्लास में कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो मैग्नीशियम रिबन है जिसे हमने एयर में बर्न किया, हमें पता है कि एयर में ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है जिसकी हेल्प से ये बर्न हो रहा है। तो ये मैग्नीशियम उस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट पाउडर बना देता है। तो ये केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है, और एक बहुत तेज़ वाइट कलर की फ्लेम के साथ, वाइट कलर की लपटों के साथ ये जलता है। ये पॉइंट भी हमें याद रखना है। तो इस केमिकल रिएक्शन में मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये सिर्फ एटम्स का एक रीअरेंजमेंट हुआ है। इसमें मैग्नीशियम ऑक्सीजन के एटम्स में कन्वर्ट नहीं हुआ, ना ही ऑक्सीजन मैग्नीशियम में कन्वर्ट हुआ, सिर्फ एटम्स का एक रीअरेंजमेंट हुआ है। तो ये था एग्जाम्पल एक केमिकल रिएक्शन का। एक पॉइंट हमें इस रिएक्शन में याद रखना है कि जब हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तो मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करने से पहले एक सैंड पेपर से उसे साफ़ कर लेते हैं। ये इसलिए क्योंकि मैग्नीशियम रिबन जो है उसके पास रखे रखे उस पर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की वाइट लेयर बन जाती है, और अगर ये लेयर प्रेजेंट रहेगी तो उसे बर्निंग में काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, वो ठीक से बर्न नहीं हो पाएगा, इसलिए हम उसे ऑलरेडी साफ़ करके हटा देते हैं। अब हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसा कि हम पहला कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जो कि है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी किसी गैस का निकलना। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं कि जब हमने जिंक ग्रेन्यूल्स ली, जिंक एक मेटल है, उसके सॉलिड ग्रेन्यूल्स हम जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को दिया और उसके अंदर हमने जिंक ग्रेन्यूल्स को डाल दिया, तो इनके बीच में रिएक्शन हुआ जिससे कि जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई, हाइड्रोजन गैस बनकर उसमें से इवॉल्व हो गई। तो ये एग्जाम्पल था इवोल्यूशन ऑफ गैस का, जिसमें रिएक्शन में गैस का इवॉल्व हुआ। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस है जो रिएक्शन में प्रोड्यूस हो जाता है। ये उसमें घुलता नहीं है, इनसॉल्यूबल है, और इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक कलर भी हमें देखने के लिए मिलता है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया, उस लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में हमने पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन मिला दिया। अब इनके बीच रिएक्शन हुआ जिससे बना पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड। अब ये जो लेड आयोडाइड बना ये एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट है, यानी कि इसका कलर येलो है और ये एक इनसॉल्यूबल सॉलिड है जो रिएक्शन में बन गया। ये हमें टेस्ट ट्यूब के अंदर येलो कलर का बहुत ईजीली विजिबल होता है, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। केमिकल रिएक्शन के और भी काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि कलर का चेंज होना, टेम्परेचर में चेंज आना और फिज़िकल स्टेट का चेंज होना, यानी कि कोई सॉलिड का गैस बन जाना या फिर किसी लिक्विड का गैस बन जाना। तो ये चेंजेस भी एक केमिकल रिएक्शन में देखने के लिए मिलता है। अब हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो एक केमिकल इक्वेशन जो है वो एक केमिकल रिएक्शन का बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन हुआ हम उसे पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उस तरीके को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे कि हमने जो अभी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन पढ़ा था जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुई, उसे हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे हम एक वर्ड इक्वेशन कहते हैं जिसमें हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड को वर्ड की फॉर्म में लिखा। इसमें हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं जो कि हैं, रिएक्टेंट्स को हम हमेशा लेफ़्ट साइड लिखते हैं और प्रोडक्ट्स को हमेशा राइट साइड। रिएक्टेंट्स जो कि इस एग्जांपल में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, उनके बीच में एक प्लस का साइन लगाते हैं जो ये दिखाता है कि ये दोनों जो एलिमेंट हैं वो रिएक्शन कर रहे हैं। फिर रिएक्शन जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसे हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि हम इस इक्वेशन में देख सकते हैं। तो ये पॉइंट्स हमें एक केमिकल इक्वेशन को लिखने में याद रखने हैं, ये पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, ये ज़रूरी है।
तो ये जो वर्ड इक्वेशन हमने लिखी, इसे और ईजी बनाने के लिए हम इन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को और ये मॉलिक्यूल्स जिसका भी रिएक्शन हो रहा है, इन्हें इनके सिंबल में हम दिखा देते हैं और कंपाउंड का फॉर्मूला हम लिख देते हैं उसका पूरा नाम लिखने की बजाय। जैसे कि हमने मैग्नीशियम का सिंबल Mg लिख दिया और प्लस एज इट इज़ रहा, और ऑक्सीजन का सिंबल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का सिंबल O2 यहाँ पर लिख दिया है, जो कि बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है MgO। तो ऐसा करने से हमारी रिएक्शन जो है वो और ईजी हो गई है, उसे लिखना और भी ईजी हो गया है हमारी केमिकल इक्वेशन को। अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो मैग्नीशियम रिएक्टेंट की साइड एक एटम है मैग्नीशियम का, और प्रोडक्ट में जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना उसमें भी एक ही मैग्नीशियम है। लेकिन अगर ऑक्सीजन पे हम गौर दें तो ऑक्सीजन जो रिएक्टेंट की साइड 2 है, 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, और राइट साइड में प्रोडक्ट की साइड में एक ही ऑक्सीजन का एटम है। अब ये जो है हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था उससे सेटिस्फाई नहीं करता। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के खिलाफ है, जो कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास है एटम्स का, उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ना उन्हें क्रिएट किया जा सकता। यानी रिएक्शन से पहले जो रिएक्टेंट्स हैं उनका मास और जो नए प्रोडक्ट्स बने उनका मास हमेशा इक्वल रहेगा। या फिर इन्हें सिंपल वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि रिएक्टेंट के नंबर ऑफ़ एटम्स प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ एटम्स के इक्वल होने चाहिए। ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। लेकिन अगर इस इक्वेशन में देखें तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ख़िलाफ़ है, जिसमें ये एटम्स इक्वल नहीं है। तो इन एटम्स को इक्वल हमें इक्वेशन को बैलेंस करके करना पड़ता है, और जिस इक्वेशन में नंबर ऑफ़ एटम्स दोनों साइड इक्वल नहीं है उसे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में दोनों साइड नंबर ऑफ़ एटम्स इक्वल होते हैं। जैसा कि हम ये एग्जांपल लेकर देखते हैं, जो अभी हमने जिंक का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराया था, उसकी इक्वेशन हम यहाँ लिखते हैं। इस इक्वेशन में जब हम लेफ़्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट की साइड और राइट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट की साइड नंबर ऑफ़ एटम्स को अगर हम 1 बाय 1 काउंट करें तो हम देखेंगे कि नंबर ऑफ़ एटम्स दोनों साइड इक्वल है। जिंक के एटम रिएक्टेंट साइड भी 1 है और प्रोडक्ट साइड भी 1 है। ऐसे ही हाइड्रोजन के भी इक्वल हैं 2 और 2, सल्फ़र भी 1 और 1 के ही रेशियो में है, और ऑक्सीजन भी 4 और 4 है। तो इस इक्वेशन में हम देखते हैं कि सारे नंबर ऑफ़ एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल है। तो ऐसी इक्वेशन को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ लिया केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लिया, और केमिकल इक्वेशंस बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड के बारे में भी पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करते हैं। थैंक यू।